नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। खुश हैं, स्वस्थ हैं, सभी बचे हुए हैं अपने घर पे। जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत की ओर। और आज जो अपना टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कुछ प्रकार के रोगों के बारे में, वो किस तरह ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं और कैसे उनका आगे का इफेक्ट रहता है। ठीक है, रोगों के बारे में आज अपना मुख्य टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो लेक्चर है अपना एनसीईआरटी बेस्ड रहना है और ये 12th क्लास के एनसीईआरटी की जो बुक है उसके 8वें चैप्टर के अंदर ये लेसन रहता है। बाकी अन्य सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये टॉपिक निश्चित तौर पर पूछा जाता है, क्योंकि मेडिकल ब्रांच का इंटरेस्ट ही इन सब चीजों को जानने से क्रिएट होता है। यही प्रश्न हर तरह के मेडिकल बेस्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के साथ हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन हेल्थ के बारे में। जब हम शब्द सुनते हैं हेल्थ, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, अब क्या लगता है स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी स्वस्थ स्थिति से आएगा? बिल्कुल स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो केवल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ रोगों से बचे हों, बल्कि हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी तरह का विकास जो है पूर्णतः सही होना चाहिए। कहने का मतलब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली रूप से भी क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। तो यही चीज हम देख पा रहे हैं कि हेल्थ की अगर डेफिनेशन देखें तो सीधी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, हमारे शरीर के अंदर अगर कोई कंफर्टनेस एकदम प्रॉपरली है और हमारे अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी अगर प्रॉपरली तो है तो हम स्वस्थ है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ाहट आ जाती है, यानी कि डिसकंफर्टनेस हो जाती है या हमारे किसी काम के करने के प्रति हमारी डिसएबिलिटी हो जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हम किसी न किसी डिजीज से ग्रसित हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमें चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सोशली, मेंटली, फिजिकली सभी रूप से अगर हम पूर्णतः स्वस्थ हैं तो हमारी श्रेणी एक बिना रोगी की श्रेणी रहती है। ठीक है, आगे अगर हम चले तो वो हेल्थ को अगर प्रभावित करके डिजीज करने के जो कारण हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला कारण हो सकता है इन्फेक्शन। यदि हमें किसी बाह्य कारकों से, यानी कि किसी भी पर्यावरण के कारक के द्वारा या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा बॉडी के अंदर अटैक होता है, उसे कहा जाता है इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के थ्रू हम हमारे शरीर में अगर कोई डिस्कम्फर्टनेस महसूस करते हैं या किसी काम को करने के प्रति हमारी एबिलिटी खत्म हो जाती है, हमारा शरीर थकावट महसूस करता है स्टूडेंट, तो उसको कहा जाता है डिजीज। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन के थ्रू आने वाली डिजीज है। दूसरा अगर हम बात करें, एक तो इन्फेक्शन से हम रोगी हो सकते हैं, दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर। यदि हमें कोई रोग हमारे माता पिता से मिला है, तो कहने का मतलब ऐसे रोग जो जीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं, माता पिता से उसकी आने वाली संतान के अंदर चले जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो स्टूडेंट्स, ये भी रीजन हो सकते हैं हमारे डिजीज से ग्रसित होने के। तीसरा अगर हम बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल, ये सबसे बड़ा पहलू रहता है स्टूडेंट्स। अगर हमारी लाइफस्टाइल बेकार है, हम खाते पीते सो जाते हैं और बिना कोई एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते, हमारे शरीर की जो हमें बेसिक नीड्स है उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम कार्य करने की क्षमता को नहीं रखते, हम हमारे शरीर को आलसी बनाए रखेंगे, तो उससे भी हम क्या है, रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। इस पहलू पर ध्यान देने वाला अभी प्रेजेंट जो समय है कोविड का, उसके अंदर हम सबसे ज्यादा जो है आलसी प्रवृत्ति को शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इनसे बचना है, क्योंकि लगातार अगर कोविड का प्रभाव हमारे शरीर के अंदर, अगर हमारे आसपास के परिवेश के अंदर 2 सालों से बरकरार है और हम उस परिवेश से ग्रसित होकर, सिर्फ कोविड से ग्रसित होना ही डिजीज नहीं है, अगर हम मान लीजिए हमारे चारों तरफ इस तरह का नकारात्मक माहौल देख रहे हैं और उसको देख देख कर हम अपने लाइफस्टाइल में इस तरह का बदलाव ला रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या करके क्या करना है, सब कुछ खत्म तो हो ही जाना है। तो स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। हर आपको पता है, हर कुछ सालों में, 20-20 सालों में त्रासदी होती रही है, हर 20 सालों में पृथ्वी पर कुछ महामारियां आती रही है
उन महामारियों में वही सरवाइव करता है जो लड़ पाता है। डार्विन का लॉ हम सबने पढ़ा है। डार्विन कहता है योग्यतम की उत्तरजीविता, वही जीवित रहता है जिसमें लड़ने की पावर होती है। तो हमें क्या है, हमें जीतना है इस माहौल से, सकारात्मकता को बनाए रखना है। तो स्टूडेंट्स, हमें हमारे लाइफस्टाइल को खराब नहीं करना है। अगर हमने लाइफस्टाइल को खराब कर दिया तो कोविड तो स्टूडेंट्स निकल जाना है, ये एक दौर है, ये एक दौर है स्टूडेंट्स, ये तो निकल जाना है, लेकिन इसके प्रभाव चिरस्थायी हमारे शरीर में रह जाएंगे। इसलिए आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखें, इसको खराब ना होने दें। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट हम देखें तो हेल्थ के अंदर जो डिजीज होती है वो स्टूडेंट्स दो प्रकार की रह सकती है। एक तो है कॉन्जेनिटल और दूसरी है एक्वायर्ड। एक तो क्या हो सकती है डिजीज जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है, जो हमारे माता पिता में थी और अब हम में आ गई है, तो वो होगी कॉन्जेनिटल। ठीक है। दूसरी अगर हो सकती है स्टूडेंट जो एक्वायर्ड, जो हम हमारे आसपास के परिवेश से प्राप्त करते हैं, वो क्या है, एक्वायर्ड है, यानी कि ऐसी जो जन्म के बाद हमें डिजीज मिलती है, तो वो क्या है, एक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, अगर कोविड की बात करें, आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि कोविड कैसी है, कोविड कॉन्जेनिटल है या एक्वायर्ड है। अगर मान के देखे चले, जो बच्चा अगर माँ के गर्भ के अंदर है, तो अगर माँ संक्रमित है तो बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। ठीक है। तो उसको कह सकते हैं, हमें जो ये डिजीज है माँ से मिली है, लेकिन माँ से ये फ्लूइड संपर्क में आ रहे हैं, माँ से जो बैक्टीरिया, इसका वायरस है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके दौरान आए। ये नहीं है कि उसके जीन के अंदर ये सब प्रेजेंट होके आगे से आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये अदर सिचुएशन है। यहाँ हम बात करेंगे तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम एक्वायर्ड की श्रेणी में रख सकते हैं, है ना। माँ से बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है, तो वो भी इसमें रीजन रह सकता है, वो हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आप इतना ध्यान में रखना कि डिजीज जो होती है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो हमें क्या है, जेनिटल, हमें पेरेंट्स से प्राप्त हो सकती है, और दूसरा हमें क्या है, हम हमारे एक्वायर्ड कर सकते हैं आसपास के परिवेश से। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम। आगे अगर हम बात करें तो डिजीज कॉजिंग फैक्टर, कि डिजीज किस किस से हो सकती है, डिजीज कॉज करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, फिजिकल फैक्टर हमें इफेक्ट कर सकते हैं। तापमान, ध्यान रहे, तापमान जो है वो हमें इफेक्ट कर सकता है, तापमान फिजिकल फैक्टर है। यूवी रेज कैंसर कोज करती है, तो ये भी क्या है, फिजिकल फैक्टर है। एक्स रेज से भी रोग होते हैं, तो वो भी क्या है, फिजिकल फैक्टर है। कहने का मतलब हमारे जो भौतिक कारक है उनके द्वारा अगर कोई रोग हो रहा है तो वो कौन सा फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है। टेम्परेचर बिल्कुल प्रभाव डालता है, प्रकाश प्रभाव डालता है, हर तरह के जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं जो फिजिकल फैक्टर के अंदर है, तो वो क्या है, फिजिकल फैक्टर कोज करने वाले, फिजिकल फैक्टर से रोग कोज करने वाले फैक्टर है। ठीक है। आगे अगर हम चले तो केमिकल, बिल्कुल स्टूडेंट्स, केमिकल भी हमारे शरीर के अंदर प्रभाव डालते हैं। केमिकल की बेसिक सा एग्जांपल अगर हम लेके देखें तो हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर हमारे शरीर में किसी हार्मोन का डिसबैलेंस होता है तो वो एक हार्मोन क्या है, एक तरह का केमिकल ही है। और केमिकल डिसबैलेंस से होने वाला रोग जो है वो केमिकल से इफेक्टेड रोग हो सकता है। कहने का मतलब, अब मान लीजिए हमारे ग्रोथ हार्मोन है, एडिनो हाइपोफाइसिस से आता है ग्रोथ हार्मोन, है ना। पिट्यूटरी का जो फर्स्ट पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस, उससे आता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रह जाए तो व्यक्ति जो है वो बना रह जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो एक्सेस में उसकी हाइट जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरह हम थायराइड से आने वाले थायरोक्सिन की बात करें, थायरोक्सिन यदि कम आ रहा है तो थायराइड हो जाएगा, थायरोक्सिन अगर ज्यादा आ रहा है तो आंखें उभर कर बाहर आ जाएगी, एक्सोप्थेल्मिया ग्वाइटर रोग हो जाएगा, जिसको हिंदी में नेत्रोत्सेंध रोग कहा जाता है। तो ये सब क्या है, कि केमिकल फैक्टर की वजह से होने वाले रोग है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, केमिकल फैक्टर। या फिर हम अगर बात करें केमिकल फैक्टर, कोई पोल्यूट्स है, कोई प्रदूषण है, ठीक है, वो प्रदूषक भी क्या कर सकते हैं, इस तरह की श्रेणी में आ सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें मैकेनिकल, मैकेनिकल के अंदर मान लीजिए अब आप अच्छे खासे पढ़ रहे हो, लेक्चर लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ की श्रेणी में आ रहे हो, अचानक आप पे कोई फोर्स जनरेट हो जाए, आपको कोई धक्का लगा दे, या कोई ऊपर से फैन आके गिर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी फैक्टर आपको धक्का लगा दे, तो उससे क्या है बच्चों, आपकी कोई ना कोई, अगर मान लीजिए हड्डी क्रैक हो रही है, तो वो भी क्या है, एक तरह की डिजीज ही है। शरीर में अबनॉर्मलिटीज आ रही है, कोई काम करने की क्षमता खराब हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, डिजीज ही है। यहाँ पर ये जो है मैकेनिकल फोर्स भी क्या कर सकता है, डिजीज कोज कर सकता है, ध्यान रहे। न्यूट्रिशनल ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए आप खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम ले रहे हो, क्वाशियोकोर हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों में होता है ना,
तो कहने का मतलब यदि हम आवश्यकता से कम विटामिन, अगर ए हम कम ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, विटामिन ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो यानी कि हमारे पोषक तत्वों की अधिक मात्रा और पोषक तत्वों की कम मात्रा भी हमें क्या बना सकती है, शरीर को रोगी बना सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चले तो हम बायोलॉजिकल एजेंट, ये फेमस है, ये हमारे इस टॉपिक का सबसे फेमस पार्ट रहने वाला है, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट की अगर हम बात करें तो इसकी श्रेणी में क्या आते हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, कोई भी प्रकार का प्रोटोजोआ, पैथोजेंस, यानी कहने का मतलब कोई भी रोगजनक जो रोग उत्पन्न कर रहा है, रोग को फैला रहा है, बायोलॉजिकल रीजन कहलाता है। यानी कि ऐसा जैविक कारक कह सकते हैं हम इसे, ऐसा जैविक कारक जो किसी रोग को फैला रहा है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं डिजीज होने के, और हेल्थ अबनॉर्मल होने के रीजन क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन इन सब रीजंस की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन बायोलॉजिकल भी हो सकता है, सॉइल की वजह से हो सकता है, वो चीजें भी देखेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर आप समझते हो, लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आता है तो भी क्या है, रोग हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक टर्म्स लिखी है मैंने आपके लिए यहाँ पर। इस लेसन को जानने से पहले इन बेसिक टर्म्स को समझ लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी, दिखाई दे रहा है एपिडेमियोलॉजी। अब ये क्या होता है, ये क्या बताते हैं, कई बार क्या होता है क्षेत्र विशेष में विशेष प्रकार का रोग आ जाता है। जैसे मान लीजिए, हम मान लीजिए दिल्ली के विशेष इलाकों में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, प्रदूषण होने के कारण वहां की लंग्स डिजीज जो है ना वो ज्यादा देखी गई है। तो कहने का मतलब किसी भी डिजीज का डिस्ट्रीब्यूट, यानी कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे वितरित है, उसके बारे में अगर अध्ययन करता है, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या है, एपिडेमियोलॉजी है। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन से सेकंड टर्म की बात करें तो वो है एक्टियोलॉजी। अब ये क्या होती है स्टूडेंट, ये वो होती है जिसके अंदर हम किसी रोग के कारण को जानते हैं कि ये रोग किस रीजन के कारण हो रहा है, तो वो सेकंड ब्रांच है। अब हम नेक्स्ट देखें तो पैथोफोबिया। पैथोफोबिया क्या होता है, देखो स्टूडेंट, किसी भी रोग का फालतू का भय पैथोफोबिया है। जैसे मान लीजिए अब वर्तमान स्थिति में क्या है, कोविड है, कोविड का भय है, चलो इसको हम फालतू नहीं कह सकते भाई, इसमें क्या है, किसी रोगी से हमें बचना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है, उसके टच में आने से, उसकी जो जो भी उसके मुंह से निकल रहा है कण, उससे भी हमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो जायज बातें हैं। लेकिन अगर यही हम दूसरी बीमारी देख रहे हैं इसी दौर में आई हुई ब्लैक फंगस, तो लोग उसके लिए भी वही भ्रांतियां रख रहे हैं जो कोविड के लिए। तो मैं बता दूं कि ब्लैक फंगस इस तरह की जो डिजीज है ये कभी भी फैलती नहीं है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के छींकने खांसने से नहीं फैलती। तो इस तरह की फालतू का जो भय है ना, और उसका हम अगर अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अगर देखते हैं, तो उस तरह के फोबिया को क्या कहा जाता है, पैथोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटामिनेशन की, कंटेमिनेशन बहुत अच्छी टर्म है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम खाते हैं, सभी को पसंद होते हैं गोलगप्पे। अब क्या है, गोलगप्पे हम जिस स्ट्रीट वाले से खाते हैं, यानी स्ट्रीट चाट हम ज्यादा बेसिक पसंद करते हैं, उनमें क्या होता है, बच्चों को लगातार उस पानी से वो हमें गोलगप्पे खिलाता रहता है। अब क्या है कि आपको पता है उस पानी के अंदर खट्टा है, वो पानी, पानी के अंदर क्या मौजूद है, एसिड मौजूद है। उस बंदे का पर्टिकुलर वो व्यवसाय है, कहने का मतलब अगर वो 10 बजे काम शुरू करता है, 10 बजे से लेकर अगर मान लीजिए 4 घंटे वो दिन में काम करता है, या 6 बजे तक वो काम करता है, तो लगातार 4-5 घंटे उसका काम क्या रहता है, उस पानी के अंदर ही उसका हाथ जाता रहता है। ठीक है, अब क्या है, बेसिक सा नेचर है, एसिड क्या करता है, सेल को डैमेज करता है, यहाँ से कुछ सेल को डैमेज करता रहता है। आप देखना, जिसका काम ज्यादा चलता है ना, अगर नौर वाले कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जो राम सुखदास जी पार्क अपने राम वाटिका के पास से अगर आप गोलगप्पे खा रहे हो, तो वहां से आप, क्योंकि उसकी अच्छी चलती है, आप उसके हाथ देखना, उसके हाथ में क्या है बच्चों, यहाँ से डैमेज हो रहे शुरू हो गए, थोड़े थोड़े क्या है, सेल डैमेज हो रही है, और उसमें कट भी लग जाता है बच्चों, लगातार एसिड के कांटेक्ट में रहने से, और वो थोड़ा बहुत खून वगैरह जो भी है पार्टिकल्स उस पानी के अंदर मिलता रहता है, उसको हम सेवन कर लें। अब मान लीजिए, खुदा ना खास्ता, एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए किसी का पर्टिकुलर, लेकिन मैं जस्ट समझा रही हूँ, कोई अच्छी दुकान चलने वाले का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए आप। ठीक है, अब उसको कोई रोग है और वो पैथोजन उसके खून के अंदर है,
तो वो क्या होगा, पानी के अंदर आएगा और हमारे तक पहुंच सकता है, और ना भी पहुंचे तो वो इन्फेक्शन तो कॉज कर ही देगा, कुछ ना कुछ हमें नुकसान तो पहुंचाएगा। तो बच्चों उस फूड को हम कह सकते हैं कंटामिनेशन, यानी कि ऐसा फूड जिसके अंदर या तो कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कुछ टॉक्सिन मौजूद हो जो शरीर को इन्फेक्टेड कर सकता है, शरीर को रोगी कर सकता है, तो उसके लिए कंटामिनेशन शब्द का यूज किया जाता है कि ये फूड जो है कंटामिनेट है, इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतनी टर्म्स क्लियर हुई। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। डिजीज का ट्रांसमिशन किस प्रकार हो सकता है, ट्रांसमिशन का मतलब ये कैसे फैल सकती है, डिजीज का कारण क्या रह सकता है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। एक तो डिजीज होती है स्टूडेंट डायरेक्ट फैलने वाली, और एक होती है इनडायरेक्ट फैलने वाली। ठीक है, शब्दों पे गौर करना। डायरेक्ट का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट जा रही है वो क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिट होने वाली। दूसरी है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, उसको बीच बीच में कोई ना कोई होस्ट चाहिए, कोई फैक्टर चाहिए जो बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा। पहले वाले में कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, सेकंड वाले में क्या है, कोई ना कोई इंटरमीडिएट की जरूरत है जो उस रोग को लेकर जाएगा और दूसरे में छोड़ के आएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाले रोगों को, प्रोटोजुआ के द्वारा अगर हम देखें, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा रोग होता है एक जिसको कहा जाता है निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट, इसके लिए एक मक्खी होती है टिस्टिस फ्लाई, वो क्या करती है स्टूडेंट्स, इसमें एज ए वेक्टर काम करती है, एज ए वाहक काम करती है। वो इस पैथोजन को लेके जाती है, व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट कर देती है और उस व्यक्ति में क्या कर देती है, वो रोग फैला देती है। तो कहने का मतलब ऐसे रोग जिसमें किसी न किसी इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता पड़ती है वो इनडायरेक्ट होता है, और जिसके अंदर किसी भी प्रकार के इंटरमीडिएट होस्ट या किसी भी वेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होने वाले रोग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, इससे आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं फिर। हाँ, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें डायरेक्ट फैलने वाले रोग की जिसके अंदर इंटरमीडिएट की हमें आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट हो सकता है या तो हम किसी के कांटेक्ट में आ सकते हैं, किसी एक प्राणी के जिस जो पहले से इफेक्टेड है और हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें वो डिजीज हो सकती है, तो वो हो गया कांटेक्ट में आने से, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। ठीक है, और दूसरा है ड्रोपलेट। ड्रोपलेट का मतलब होता है वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उससे जो ड्रॉप आपके तक पहुंच रही है वो ड्रॉप आपको इफेक्टेड कर सकती है, सेम एज कोविड। ठीक है, तो ड्रॉपलेट से इन्फ्लुएंजा वगैरह ये सब जो है वो रोग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई रोग अगर सोइल से फैल रहा है, सोइल से, ठीक है, सोइल के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर है, तो मिट्टी के अंदर स्टूडेंट टीटनेस रोग जो है मिट्टी के अंदर हो सकता है। एक पौराणिक कथा मानी जाती है कि क्या होता है, टीटनेस क्या था कि टीटनेस के जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो पैथोजन है वो घोड़े की आंत के अंदर रहते थे। घोड़े की आंत के अंदर, तो कहने का मतलब क्या, युद्ध होता था। अब जब युद्ध होता था तो घोड़े पर जो है घुड़सवारी करते हुए वो योद्धा जाते थे, लड़ते थे। अब लड़ते थे तो युद्ध होने के बाद में उनकी तलवारें वगैरह सब वो क्या है, कुछ मर जाते थे, कुछ घोड़े जो है वो वहां पर अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल छोड़ देते थे, कुछ घोड़े मर जाते थे। मतलब इस तरह की लोहे की चीजें वहां पर, उनके औजार वगैरह, तलवारें वगैरह वो वहीं गिर जाती थी और कुछ मर जाते थे। और बाद में क्या देखा गया कि उनके जो शरीर है ना स्टूडेंट वो अकड़े हुए थे, वो वहां पर मड़ी हुई जो डेड बॉडी थी उनके शरीर अकड़े हुए थे, तो उनकी अगर जांच की गई तो उनमें रोग भी पाया गया जिसको कहा था टीटनेस रोग। तो इससे ये खोज हुई कि घोड़े के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल घोड़े ने छोड़ा था ना उसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी था, जिसने क्या किया, लोहे वगैरह के संपर्क में आके टिटनेस रोग जो है वो कोज कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ लोहे की बात नहीं है स्टूडेंट, मिट्टी के अंदर भी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के जो स्पोर है, बीजाणु है, वो काफी लंबे समय तक, लंबे काल तक जीवित रह सकते हैं। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ लोहे की बात नहीं है, चोट या घाव किसी से भी लगाओ, वहां से वो स्पोर क्या है, इंतजार करते रहते हैं, टिटनेस के बैक्टीरिया इंतजार करते रहते हैं टिटनेस कि किस तरह जो है हम शरीर के अंदर फैल सके। टिटनेस की जो पैथोजेंस है वो इंतजार करते रहते हैं कि हम शरीर के अंदर संक्रमण कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसेंटा के थ्रू, अगर माँ कोई बीमार है, किसी माँ के अंदर कोई रोग है, तो प्लेसेंटा के थ्रू उस बच्चे में जा सकता है, जैसे HIV, सिफिलिस। ठीक है, दोनों ही क्या है, STD है। HIV हो सकता है और क्या हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। ये दोनों ही क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे के अंदर जाने वाले रोग हो सकते हैं। अगली बात अगर हम करें तो वो है एनिमल बाइट। अगर कोई एनिमल हमें काटता है
तो एनिमल के काटने से रेबीज रोग हो सकता है। और एनिमल सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कुत्ते के काटने से ही हो, रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं है, जिसके अंदर भी ये रेबीज का पैथोजन मौजूद है वो किसी व्यक्ति को या किसी जीव को काटता है तो उसके अंदर ये रोग हो सकता है। ठीक है, सोइल से मैंने कौन सा बताया, टीटनेस बताया, ठीक है, याद कर लेना। और ड्रॉपलेट से मैंने बताया टीबी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा देख लेना, न्यूमोनिया देख लेना, ठीक है, टीबी देख लेना, न्यूमोनिया और कोल्ड वगैरह जो इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं वो सब क्या है, ड्रॉपलेट से, छींकने से, खांसने से फैल सकते हैं। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, रिंग वर्म, दाद वगैरह, ठीक है, तो वो क्या है, कांटेक्ट में आने से फैल सकते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक देखा कि रोग जो होते हैं, ह्यूमन हेल्थ में होने वाली जो डिजीज है वो किस तरह बॉडी को इफेक्ट कर सकती है, कौन कौन से रोग कैसे जो है वो फैलते हैं। ठीक है, तो हमने स्वास्थ्य की परिभाषा को इसमें जिक्र किया। हमने स्वास्थ्य की परिभाषा के बाद में हमने शरीर की अबनॉर्मलिटीज के बारे में देखा और रोग जो है किस किस रीजन से फैल सकते हैं ये हम इस लेसन में देखा। अगले लेसन में हम बात करेंगे कि इन रोगों से हम किस तरह लड़ेंगे और स्टेप टू स्टेप ये लेसन हमारी रोगों तक पहुंचता जाएगा और कुछ रोगों से प्रति हमारी जो भ्रांतियां हैं उनको भी हम दूर करेंगे, कई नई चीज़ों को हम सीखेंगे, कई भ्रांतियों को आपके दिमाग से दूर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको जो ये है लेसन पसंद आया होगा। आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।